नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डेली बेसिस पे प्रोवाइड करता हूं कि जितने लोगों को नहीं पता है कि मेरी क्लास कितने बजे चलती है वो लोग जान लें कि मेरी जो पहली क्लास है वो चलती है सुबह के टाइम 10 बजे, और जो दूसरी क्लास हमारी चलती है वो चलती है शाम को 7 बजे। तो अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं उनका लिंक उन्हें आसानी से मिल सके और वो अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें ताकि। तो चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा 26वां क्वेश्चन कह रहा है, इसके स्टार्टिंग के जो 25 क्वेश्चंस है उसका वीडियो मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड कर चुका हूं। यदि अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग आसानी से जाके उसे पहले देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था जो है, अनुसंधान संस्था का सैटेलाइट एंड टेकिंग एंड रेजिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जितने भी लोग इसका जवाब जानते हैं वो लोग जवाब देते हुए चलिए। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जितने भी लोग ऑप्शन डी जवाब दे रहे हैं कवालूर, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम, फ्लाइट मोड पे नहीं लगाए थे अभी, माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। जी हाँ दोस्तों, जिनका भी जवाब कवालूर आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, वो भी 1929 में। तो 1929 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो नेहरू परिवार से थे। तो इसमें आपको दो ऑप्शन ए और बी में कोई एक बताना है जो भी सही है। तो जितने भी लोग का जवाब ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग जानते हैं इसका जवाब वो लोग ज़रूर जवाब देने की कोशिश करें। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बड़ा निकोबार द्वीप, ये चीज़ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि बड़ा निकोबार द्वीप, ये आपका सही आंसर है। और इसके साथ ही दोस्तों आप ये भी जान लें कि जो ये तो बड़ा निकोबार द्वीप हो गया, एक होता है अंडमान निकोबार, ये चीज़ बंगाल की खाड़ी में है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा इंदिरा पॉइंट का जो बड़ा निकोबार द्वीप है, ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है ये बड़ा निकोबार द्वीप है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, मतलब ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोगों को पता है इसका आंसर तो वो लोग इसका जवाब जरूर दें। तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है हमारी 29वें क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा आपका प्रधान देशांतर पर। तो जितने भी लोग ऑप्शन सी जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं। इसमें पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में, ठीक है दोस्तों, न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं। न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं, अधिकतम नहीं पूछ रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है। तो इसमें न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जितने लोग का ऑप्शन ए 5 आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और इसके साथ ही आप लोग ये भी जान लें, जो उच्चतम न्यायाधीश का गठन होता है उसमें अधिकतम जो होते हैं 124 होते हैं और न्यूनतम जो होते हैं 5 होते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए अधिकतम कितने न्यायाधीश होते हैं तो वो होते हैं आपके 124। ठीक है दोस्तों, क्लियर ना। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन से तीन भिन्न है। मतलब, व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन से तीन भिन्न है। मतलब, व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन से तीन भिन्न है। मतलब, व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन से तीन भिन्न है। मतलब, व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन से तीन भिन्न है।
कौन अन्य 3 भिन्न है? ठीक है दोस्तों, ज्योनि। तो इसमें आपका जो अभी ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 31वें क्वेश्चन में। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो सार्वजनिक भविष्य निधि, ये चीज़ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक जो है किसकी इकाई है? पहले दोस्तों ये जान लीजिए, पारसेक जो है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो ये एक मापने का यंत्र होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। जितने लोगों को नहीं पता है कि एक पारसेक कितने के बराबर होता है, तो वो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा पारसेक किसका मात्रक किसकी इकाई है, तो ये चीज़ आपका सही हो जाएगा। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो इसमें जिनका भी ऑप्शन नंबर 32वें क्वेश्चन में जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है, सॉरी दोस्तों, 32वें क्वेश्चन में जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, क्योंकि दूरी मापने का है, तो वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि पारसेक जो होता है वो दूरी मापने की इकाई होती है। और उसके साथ ही आप लोग को मैंने बताया कि पारसेक जो है, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल भी है, क्योंकि इसको आप लोगों ने पहले कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। इसमें कह रहा है कि लार की प्रकृति क्या होती है? लार क्या होता है? हमारे मुंह में बनता है और यहीं से शुरू होता है हमारे भोजन को पचाने की क्रिया। तो लार की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है कि उभयधर्मी होती है कि पहला ऑप्शन निष्प प्रभावी होती है? कौन सा इसमें आपका सही है? जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अम्लीय होती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूछा जा रहा है ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो इसमें जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर जो भी आ रहा सही लग रहा है वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी है इंद्र, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ऋग्वेद में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1924 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता, मतलब इसमें आपका जो भी ऑप्शन सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है सचिंद्र सान्याल। ये चीज़ आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और उसके साथ ही आप लोग ये भी जान लें दोस्तों, 1928 में हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने की थी। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, और जो 1928 में की गई थी उसमें किया गया था भगत सिंह ने किया था, और वो था हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसको भी जाने रहें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप सीमित के सदस्यों की संख्या कितनी थी? पूछा जा रहा है इसमें कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप सीमित के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी इसमें? जितने भी लोगों को इसका जवाब पता है वो लोग जवाब देते हुए चलिए 36वें क्वेश्चन में। 36वें क्वेश्चन में आपका जो है सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा 7वां, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इसके अध्यक्ष जो थे वो थे भीम राव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है, किसके द्वारा लिया जाता है? 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत मतलब जो गांव में चुनाव होता है, जैसे प्रधान पद के लिए होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए होता है, तो ये ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? किसके द्वारा आता है?
क्या राज्य सरकार द्वारा आता है कि केंद्र सरकार? केंद्र सरकार का मतलब होता है जैसे प्रधानमंत्री को केंद्र सरकार कहेंगे। राज्य सरकार मतलब जो आपके राज्य, जैसे आप अगर यूपी में हैं तो यूपी के मुख्यमंत्री, उन्हें राज्य सरकार द्वारा कहा जाता है। तो आप जिस राज्य में हैं उनके द्वारा ये फैसला लिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग ऑप्शन डी जवाब दे रहे हैं वो भी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? मतलब कि जो होता है फोर्ब्स से, ये किस ग्रह का उपग्रह पूछा जा रहा है इसमें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो जितने भी लोगों को देखिए, फोर्ब्स क्या होता है, ये एक किस ग्रह, मतलब ये किस ग्रह का उपग्रह है। फोर्ब्स जो है ये एक उपग्रह है, लेकिन ये पूछा जा रहा है कि किस ग्रह का उपग्रह है। तो जितने भी लोग ऑप्शन ए जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो मंगल ग्रह, ये चीज़ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, शनि के सर्वाधिक उपग्रह 64 हैं और बुध और शुक्र ग्रह को एक ही उपग्रह नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसके अलावा जो है बृहस्पति जो होता है, इसके शाब्दिक उपग्रह कितने हैं? 67 हैं। मंगल ग्रह जो होता है वो फोर्ब्स का मतलब फोर्ब्स जो होता है ये मंगल ग्रह का उपग्रह होता है। और उसके साथ ही जो बृहस्पति है इस पे शाब्दिक उपग्रह की संख्या कितनी है? 67 होती है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछा जा सकता है कि बृहस्पति के कितने उपग्रह होते हैं? तो बृहस्पति के 67 उपग्रह होते हैं। ठीक है दोस्तों, जितने भी लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बृहस्पति के कितने ग्रह होते हैं, तो बृहस्पति के 67 उपग्रह होते हैं। 67 उपग्रह। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी लोगों को इसका आंसर पता है वो लोग जवाब देते हुए चलिए। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी जवाब है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर, ये चीज़ जल विद्युत परियोजना क्या है, परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। और उसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपके ऑप्शन और दिए गए कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन सब की जल परियोजना भी आप लोग को पता होना चाहिए। और उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये महाराष्ट्र है इसकी जल विद्युत परियोजना जो है कोयना है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुए थे, मतलब कि इसमें पूछ रहा है कि देशी रियासतों में के विलय में जिन दो व्यक्तियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुए थे, कौन थे? मतलब मतलब आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जितने भी लोगों को इसका आंसर पता है वो लोग आंसर जरूर दें। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब एक बार क्वेश्चन ध्यान से फिर से पढ़िए। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो कौन थे? ये 1900 की बात की जा रही है। तो जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर बी जवाब आ रहा है, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा बीपी मेनन ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जितने भी लोगों को नहीं पता है वो लोग ऑप्शन नंबर बी लगा लें। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जान ले दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? देखिए इसमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़े तभी समझ में आएगा। कह रहा है कि राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने वाले 1948 में प्रथम आयोग, मतलब गठित प्रथम आयोग अध्यक्ष कौन था? तो 41वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोगों को नहीं पता है वो लोग जान ले, 41वां क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें जो आपके सी हो जाएंगे, जस्टिस एस के धर, ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और उसके साथ ही दोस्तों आप लोग ये भी जान लें 41वें क्वेश्चन में कि
राज्य पुनर्आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे कॉलोनी, वो आपके फजल अली थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी थी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय और उस हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी? तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा 42वें क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु कितनी होनी चाहिए? मतलब इसमें आयु की कोई सीमा नहीं होती है। यदि आप राष्ट्रपति बन गए तो आपकी आयु चाहे 40 साल हो चाहे 45 साल हो, मतलब इसमें कोई आयु की सीमा होती ही नहीं है। तो जितने भी लोग का, और पहली बात तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र 35 साल से प्लस होनी चाहिए, मतलब 35 साल आपकी आयु पूरी होनी चाहिए। तो इसीलिए आप चाहे जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेंगे तो आपकी कोई आयु की सीमा नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी लोग ऑप्शन डी जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद सदस्य नहीं होता है? जितने भी लोगों को इसका जवाब पता है वो लोग जवाब देते हुए चलिए। तो इसमें पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता, मतलब संसद का सदस्य होता ही नहीं है। तो इसमें जितने भी लोग राज्यसभा आंसर दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो राज्यसभा आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी जो होता है क्या होता है? जितने भी लोग इसके बारे में जानते हैं वो लोग जवाब जरूर दें। दीपा, तो इसमें ए बी सी डी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? जितने भी लोग जानते हैं उसका जवाब दें। जितने भी लोगों का ऑप्शन सी आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शिलालेखों का अध्ययन करने के लिए एपिग्राफी का प्रयोग किया जाता है। तो शिलालेखों के अध्ययन में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा आप ये भी जान लें कि जो क्रिप्टोग्राफी होता है उसे गुण लेखन में प्रयोग किया जाता है। बहुत से लेखन की सामग्री होते हैं उसमें किया जाता है। और जो होता है आपका होरोलॉजी, इसका प्रयोग किया जाता है। समय मापन का विज्ञान इसमें किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जितने भी लोगों को नहीं पता है वो लोग जान लें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस ऋग्वेद संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्र का परिचित कराया? शूद्र मतलब किसने शूद्रों का परिचय कराया था? किस ऋग्वेद संहिता ने शूद्रों का परिचय कराया था? तो इसमें जितने भी लोगों का ऑप्शन जो भी लग रहा है वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएं 47वें क्वेश्चन में। तो जितने भी लोगों का ऑप्शन 10वीं आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि घटिका क्या थे? दोस्तों, घटिका क्या थे? आप लोग इसका जवाब देते हुए चलिए। घटिका क्या थे? इसका जो भी आप लोगों को लग रहा है सही आंसर वो लोग आप कमेंट में ज़रूर लिखें, कमेंट में लिखना ना भूलें। तो जितने भी लोग घटिका के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग पहले सबसे पहले घटिका जान लें। घटिका जो होता है पल्लव के शासनकाल में उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्राह्मण संस्था जो होती थी प्राचीन काल में, वही सब चीज़ों को हम क्या कहते थे पुराने समय में? घटिका कहते थे। एक बार मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहूँगा। जो पल्लव के शासनकाल में उच्च शिक्षा के लिए, मतलब उच्च शिक्षा के लिए जो संस्था बनाई जाती थी उसे घटिका कहते थे। तो इसमें जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उच्च शिक्षा के लिए ब्राह्मण संस्था, इसे हम सही कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? तो इसमें
जो भी ऑप्शन सही है आप लोग जवाब देते हुए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 49वां। तो जितने भी लोग का ऑप्शन हिप्पालस आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की खोज 1498 ईस्वी में पुर्तगाली निवासी वास्को डिगामा ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वास्को डिगामा ने 1492 ईस्वी, सॉरी 1492 ईस्वी में तो अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। लेकिन जो भारत की खोज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलंबस की खोज तो सभी जानते हैं कि, सॉरी, अमेरिका की खोज तो सभी जानते हैं कि कोलंबस ने की थी। लेकिन जो भारत की खोज है इसको बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इसकी खोज 1498 ईस्वी में हुई थी। और इसकी खोज, जो भारत की खोज है, वो वास्को डिगामा ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है। मतलब कि सूर्य के संदर्भ में, सूर्य से अगर तुलना की जाए तो चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। जिनको भी जो ऑप्शन सही लग रहा है वो लोग कमेंट जरूर करें। कुछ लोगों के आंसर सही हैं लेकिन कुछ लोगों के आंसर गलत भी आ रहे हैं। तो जितने भी लोग के आंसर सही हैं वो ऑप्शन नंबर सी, जितने भी लोग दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि पृथ्वी का एकमात्र प्रकृत उपग्रह जो है चंद्रमा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का जो एकमात्र ग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र प्रकृत उपग्रह है, वो है चंद्रमा। ठीक है, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति के 67 उपग्रह होते हैं, लेकिन पृथ्वी के केवल एक ही उपग्रह है, वो भी उसका नाम है चंद्रमा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को जानना जरूरी है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो अब आपको दूसरा जो वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा 25 GK के। वो आपको शाम को 7 बजे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें हमारे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे जितने भी वीडियोज़ प्रोवाइड हों। मैं आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे आप लोगों को बता सकूँ। तो अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी लोग इसका लाभ उठा सकें उतना ही फ़ायदा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।